everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today's topic is important topics of medical surgical nursing part 2. प्रीवियस वीडियो में मींस पार्ट 1 में हमने सिर्फ 5 सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कस की थी जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एमएसएन के इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस वीडियो में पेंडिंग रह गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीजल है, स्मॉल पॉक्स है, वायरल हेपेटाइटिस है। देखिए यहां तक वायरल हेपेटाइटिस तक जितनी भी मैंने आपको डिजीजेस बताई हैं ये वायरस की वजह से होती है। तो दीज थ्री आर कॉज्ड बाय वायरस। अब देखिए, डिप्थीरिया है, वुपिंग कफ, टाइफाइड फीवर मींस एंटेरिक फीवर। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपका आ जाता है एंटेरिक फीवर तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टाइफाइड फीवर ही है। ओके, मेनिंजाइटिस है, मैंने वो बताया था मेनिंजिस जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसकी इंफ्लामेशन हो जाती है। आइटस, जिस भी वर्ड का सफिक्स आइटस है, आइटस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन। आइटस डिनोट्स इंफ्लामेशन। सो मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस की इंफ्लामेशन हो जाएगी इसमें। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको नर्वस सिस्टम में बताया था कि मेनिंजाइटिस जो है नर्वस सिस्टम से इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो इसे आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। टाइफाइड फीवर जो है उसे एंटेरिक फीवर बोलते हैं। वुपिंग कफ, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वुपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज, बताइए, वुपिंग कफ को हम बोलते हैं पर्ट्यूसिस। ओके, नर्सिंग में जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें ही आपने कम्युनिकेबल डिजीज स्टडी की होंगी। देखिए, वैसे तो सेकेंड ईयर में कम्युनिकेबल डिजीज नहीं आती हैं और एक ऐसी एक डिजीज है जो आपसे पूछी जाती है। अगर बाय चांस सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर में आपसे डिजीज पूछी जाती है कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऐसी एक ही डिजीज है जो इम्पॉर्टेंट है। इन डिजीजेस को भी आपने रिवाइज कर लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में स्टडी किया हुआ है। सो इन्हें भी आपको रिवाइज करना है, एक रिविजन ले लेनी है। ओके, एक सुपरफिशियली आपको स्टडी कर लेना है एंड जो वायरल हेपेटाइटिस है उसे आपने डीपली स्टडी करना है। ओके, बिकॉज वायरल हेपेटाइटिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, वायरल हेपेटाइटिस। ओके, सो ये कम्युनिकेबल डिजीज थी कुछ, और दो डिजीज और हैं, वो है मलेरिया एंड डेंगू फीवर। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। देख रहे हैं हिमैटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हिमैटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स ब्लड डिसऑर्डर्स। तो एनीमिया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एनीमिया की जो इसमें टाइप्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनीमिया का जो टॉपिक है वो ब्रीफली स्टडी करना है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी है एनीमिया के टॉपिक पे, क्योंकि इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है एनीमिया पे। तो एनीमिया की टाइप्स होती है जैसे कि एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक एनीमिया, मेटालोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर सिकल सेल एनीमिया and due to bone marrow failure and acquired anemia and anemia due to intrinsic RBC defects. Okay, so आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अनीमिया का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अनीमिया जो है ना वो आरबीसी का डिसऑर्डर है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का डिसऑर्डर है एनीमिया। अब देखिए, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ये जो 3 डिसऑर्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, ये हैं डब्ल्यूबीसीज के, व्हाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स हैं। और देखिए, ल्यूकेमिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन भी टॉपिक्स पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूं ना, तो आप समझ जाइएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10 या फिर 15 मार्क्स में अराइज हो सकता है, 10 या फिर 15 मार्क्स में। नेक्स्ट देखिए, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको डेफिनेशन जरूर स्टडी कर लेनी है, चाहे आप इन्हें डीपली स्टडी ना भी करें, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए या फिर इन्हें शॉर्ट नोट में दे दिया जाए, 5 मार्क्स में दे दिया जाए। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड हीमोफीलिया। देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो
प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स। एंड एक और आपकी डिजीज कंडीशन है, वो है DIC, जो कि इस सिस्टम, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। जिसकी फुल फॉर्म होती है डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ओके, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी प्लेटलेट का डिसऑर्डर है DIC। जो हमारा ब्लड होता है वो क्लोट होने की अपनी कैपेबिलिटी को खो देता है इस डिजीज कंडीशन में, DIC में। तो क्या होता है, ब्लड जो है मान लो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, ब्लड सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा पेशेंट को, ब्लड क्लोट नहीं हो रहा है, ब्लड लॉस होता रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन एक इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है। मैंने आपको PPH के टॉपिक में भी बताया था, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर अगर पेशेंट को है तब भी PPH होने के चांस रहते हैं। उससे क्या होगा, थर्ड स्टेज हेमरेज हो जाएगी अगर डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। सॉरी, देखिए मैं थर्ड ईयर की आपको टॉपिक की बात कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी थर्ड ईयर में हैं एंड उनके सेकेंड ईयर में MSN में सप्ली है, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं बता रही हूं कि जो DIC है ना, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है, ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाता है। कोगुलेट नहीं हो पाएगा तो ये समझ आइए, कोगुलेट नहीं हो रहा है तो प्लेटलेट का डिसऑर्डर बन गया है। एंड DIC जो है वो कॉज करता है थर्ड स्टेज हैमरेज को। DIC की वजह से थर्ड स्टेज हैमरेज हो सकती है, PPH हो सकता है पेशेंट को पोस्टम हैमरेज, जस्ट आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जो हैमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, उसी को ही हम बोलते हैं थर्ड स्टेज हैमरेज। ठीक है, आपने PPH का टॉपिक स्टडी नहीं किया हुआ है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ओके, देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, तो उसमें फर्स्ट डिसऑर्डर है CHD। CHD मीन्स कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है। कोरोनरी आर्टरी मीन्स कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। ओके, सो कोरोनरी आर्टरी जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी ढंग से। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, आप सब लोग जानते हो, आपने ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर में, कोरोनरी आर्टरी क्या फंक्शन करती है। ठीक है, सो ये मैंने टॉपिक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो वो है मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस हैं। मायोकार्डियल इंफाक्शन का टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है एंड एंजाइना पेक्टोरिस अगर आप कमेंट डाउन करेंगे तो वो भी मैं जरूर अपलोड कर दूंगी। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस हैं। 10 मार्क्स में क्वेश्चन राइज हो सकता है दोनों का, 5 मार्क्स में भी हो सकता है एज अ शॉर्ट नोट। रूमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूमेटिक फीवर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड पल्मोनरी एडिमा, ये भी आप जरूर स्टडी कीजिएगा, पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंड देखिए नेक्स्ट शोक, ये आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा, ओनली आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। शोक आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। कार्डियक टेम्पोनेट आपको स्टडी करना है। DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वीनस डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे कि नेम साउंड कर रहा है, वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, और ये ओल्ड एज में ज्यादा अराइज होती है प्रॉब्लम। अगर 45-50 ईयर से अबव अगर एज है तो रिस्क रहता है DVT अराइज होने का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो है मायोकार्डियल इंफाक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस एंड CHD। अगर आप ये सब डिजीज स्टडी नहीं करना चाहते हैं, इनकी आप ओनली डेफिनेशन कर लीजिएगा, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर डेफिनेशन भी हमें पता होती है तो आगे हम डिजीज को एक्सप्लेन खुद से कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपने सुपरफिशियली स्टडी कर लेना है एंड ये जो 3 डिजीज कंडीशंस है, बाय चांस आपका एग्जाम टाइम नियर है, आप पूरा कवर नहीं कर सकते हैं सब डिजीज को, तो आप मेरे कहने पर ये 3 डिजीज जरूर स्टडी करना
कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, तो भी डिजीज कंडीशंस होती है जैसे कि जो हार्ट की हमारी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, तो उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका भी सफिक्स आइटस हो जाएगा, तो पेरिकार्डियम लेयर की अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डियम लेयर की अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे मायोकार्डाइटिस। एंड अगर एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे एंडोकार्डाइटिस। तो आइटस वर्ड को सफिक्स बना देना है। और अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, तो आपको पता होगा कि मायोकार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मसल लेयर ऑफ द हार्ट, मींस विच इज मायोकार्डियम लेयर। ओके, देख रहे हैं आई डिसऑर्डर्स। तो इसमें ऐसे 4 डिजीजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। जो कंजक्टाइवा होता है, आई का पार्ट होता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। आप देख सकते हैं इसका सफिक्स जो है वो आइटस, आइटस डिनोट्स इन्फ्लामेशन। सो कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड ग्लूकोमा कैटरेक्ट। अगर आई डिसऑर्डर में से अगर कोई डिजीज एग्जाम में आती है तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ये जो 2 डिजीजेस हैं, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, इन दोनों में से ही एक डिजीज आपसे पूछी जाए। तो ये जो 2 डिजीजेस हैं इन्हें तो आप जरूर स्टडी करना, ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। ईएनटी के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ये मिडल लेयर का डिसऑर्डर है, मिडल लेयर की डिजीज है, ओटाइटिस मीडिया। ओके, नेक्स्ट है राइनाइटिस, डीएनएस। डीएनएस मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम। ओके, सो ये आप स्टडी कर लीजिएगा। राइनाइटिस इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है। डीएनएस, साइनसाइटिस, जो साइनसेस होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे बोलते हैं साइनसाइटिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन। फेरेंजाइटिस, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, फेरेंजाइटिस। तो ये है ईएनटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ईएनटी के डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स की बात करें, सो ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स में ऐसी 2 डिजीज कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है। सो वो है, देखिए, मेस्टाइटिस, नोट डाउन कर लीजिएगा, मेस्टाइटिस एंड मेमोरी एब्सेस। तो 2 ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फ्रॉम ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स। और अगर हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बात करें तो आप एक तो इनफर्टिलिटी का टॉपिक जरूर स्टडी करना, इनफर्टिलिटी एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया होगा। ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए, जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है, एक्वायर्ड, एक ऐसी डिजीज कंडीशन जो हमने एक्वायर्ड की है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स जिसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम पेशेंट का वीक हो जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम बोल रहे हैं एड्स। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये आप जरूर स्टडी करना। ओके, सो पार्ट 2 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हैं मैं आपको बता चुकी हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। आपको गायनेकोलॉजी के, पीडियाट्रिक नर्सिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।